दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बाटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर ऑफिशियल आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब क्या है कि 2026 प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 जून 2026 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 27 जुलाई तक फॉर्म भरने हैं। तो बिना देर किए हुए, बिना किसी लापरवाही के अच्छे से आप सब लोग फॉर्म भरिए। और अब 6 दिसंबर के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से विषय को आप तैयार करेंगे। जीएस का सब्जेक्ट हो चाहे वो करंट अफेयर का विषय हो, सबको ध्यान में रखते हुए आपकी रणनीति बननी चाहिए। करंट अफेयर के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, प्रतिदिन हम टेलीग्राम पर करंट अफेयर के जो अपडेट रहते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित, किसी व्यक्तित्व से संबंधित कोई भी ऐसी घटना जहां से इसके पहले जो एग्जाम हो चुके हैं पीसीएस के पीछे जो पैटर्न फॉलो करता है, वहां से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसको हम टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करते हैं। लेकिन क्या केवल अपडेट रखना, तैयार करना, पढ़ना और रिवाइज करना ही ज़रूरी है? नहीं, साथ ही अगर प्रश्नों का अभ्यास हम कर लें, तो हमारी तैयारी में 4 चाँद लग जाएगा। तो इसी क्रम में हम टेलीग्राम पे चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और यूट्यूब सेशन में हम प्रयास करेंगे कि हम उन पर प्रश्नों का अभ्यास कर लें और उन्हें और मजबूत कर लें। जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अगर उन पर हम प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, तो चीज़ें और तैयार हो जाती हैं और एक एग्ज़ाम का जो माहौल है कि हमें एग्जाम हॉल में प्रश्न करने हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो करंट अफेयर के सेशन को लेकर अब तक 4 क्लास हो चुकी हैं, बीच में हमारा लंबा ब्रेक हो जाता है इसलिए क्योंकि टीम मेंबर्स के एग्जाम लग जाते हैं, तो एग्जाम के दौरान हम क्लास नहीं ले पाते हैं, सेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा टारगेट है कि नवंबर 2025 से लेकर नवंबर 2026 तक करंट अफेयर को पढ़ना, तैयार करना और उन पर प्रश्नों का अभ्यास करना, वो हम कर लेंगे। ये बिल्कुल संभावित है और हमारा प्रयास रहेगा इसे हम कर लेंगे। तो आज करंट अफेयर का जो सेशन है उसकी 5वीं क्लास है। इसके पहले की 4 क्लास हो चुकी है, आप उसे रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू रूप से देखते रहिए और प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। आज की 5वीं क्लास में हम प्रश्नों की बात करेंगे, 10 से 15 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग जवाब दीजिएगा। कमेंट में ऐसे शांति से बैठे रहने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। प्रश्न देखिए, रिकॉल कीजिए और याद कीजिए कि हमने इसे कहीं 1-2 महीने पहले पढ़ रखा है, देख रखा है, तो प्रश्न का जवाब करते रहिए। कमेंट में कंटिन्यू रूप से आंसर करते रहिए आप लोग। पहला प्रश्न आपके लिए है, भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन है आपके डिजिटल इंडिया फॉर फ्यूचर, ऑप्शन बी है एआई फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऑप्शन डी है वन नेशन वन एआई। बताइए क्या होगा इसका जवाब। साथियों, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की जो अध्यक्षता है भारत द्वारा किया गया है। ये सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था। इसके इसका जो विजन था, एआई समिट का जो विजन था, यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है। जो मानव विजन था इसका, वहां से प्रश्न यूपीएससी 2026 में आ चुका है। तो थीम से प्रश्न पीसीएस पूछ सकता है, इसकी संभावना है। तो थीम क्या है इसका? तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की जो थीम थी वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम थी, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और इसका विजन था मानव। ये बहुत ही चर्चा में था, यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है। तो थीम आप ध्यान में रखेंगे पीसीएस के लिए। प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। ऑप्शन है आपके 7.5%, 6.6%, 6.5% या 7.6%। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट जो आई थी मार्च 2026 में आई थी और इस दौरान जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थी उनकी जो प्रगति थी वो नकारात्मक थी। लेकिन क्योंकि पश्चिम एशिया संकट और रूस यूक्रेन संकट को देखते हुए जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थी, अन्य जो देश थे, उनकी जो प्रगति थी वो नकारात्मक थी। लेकिन भारत इस दौरान भी सकारात्मक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा था। तो उसी दौरान ये रिपोर्ट आई थी। तो इन रिपोर्ट में कई बार भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर अनुमानित बताया जाता है।
तो इसे आपको ध्यान में रखना होता है। कई वैश्विक एजेंसियाँ भी हैं, जैसे मूडीज हो गई, एस&पी हो गई, ये सब भी बताते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट थी, उसके अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर जो अनुमानित है, वो 6.6% है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है, वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है, उसका अनुमान लगाया गया था इस रिपोर्ट में 6.6%। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया? पहली बार किया गया है। भारत देश के किसी राज्य द्वारा पहली बार ऐसा कुछ मिशन लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? राज्य नवाचार मिशन किस राज्य द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए कौन से राज्य ने पहली बार राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है? तो साथियों, हाल ही में भारत देश के में पहला जो ऐसा राज्य है वो त्रिपुरा है, जिसने राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसने राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है। और राज्य नवाचार मिशन क्या है? आपने सुना है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ये भारत के राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसी पर आधारित किसी राज्य ने पहली बार राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसने यह मिशन लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही चर्चा में रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में आप इस प्रश्न को देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। यूपी स्पेशल के रूप में अगर प्रश्न आता है आपके पीछे से एग्जाम में, तो वहां से यह प्रश्न आने की संभावना होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड परियोजना है। दूसरा है, यह एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि 28 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा है। तो इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। असत्य शब्द को ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी गलतियां यहाँ कारण कई बार हो जाती हैं। साथियों, इसके संबंध में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला, यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड परियोजना है, बिल्कुल सत्य है। यह एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी सत्य है। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। और 28 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और यहाँ नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने मियावाकी पद्धति का प्रयोग करते हुए 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, अभी हम यूपी स्पेशल प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल से अगर प्रश्न बनने की संभावना होगी तो किस प्रकार के प्रश्न वहां पर देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 भी आपका यूपी स्पेशल का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने मियावाकी पद्धति का प्रयोग करते हुए 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है, प्रयागराज ने ऐसा किया है, ऑप्शन बी कानपुर ने ऐसा किया है, या ऑप्शन सी वाराणसी ने ऐसा किया है, या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर ने ऐसा किया है। तो किस नगर निगम ने मियावाकी पद्धति का प्रयोग करते हुए 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताइए। तो साथियों, वाराणसी नगर निगम ने, ध्यान रखेंगे आप, वाराणसी नगर निगम ने मियावाकी पद्धति का प्रयोग करते हुए 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब मियावाकी पद्धति क्या होती है? ये एक जापानी वनीकरण पद्धति है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जो है पौधे लगाए जाते हैं। यह जापान की एक पद्धति है। इसके तहत शहरी जो वनीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाता है। आपने देखा हो कई घरों में कि पूरा घर जो है गमलों से भरा हुआ होता है। ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कि तेजी से बढ़ते हैं और लताएं होती हैं उसमें। तो ये एक मियावाकी पद्धति है, शहरी वनीकरण की पद्धति। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, हम के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर।
जो कि यूपी स्पेशल का प्रश्न है। मार्च 2026 उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा आरंभ किया, जिसका उद्देश्य है, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य क्या है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। ए, गंगा नदी के जल स्वच्छता सुनिश्चित करना, गंगा नदी जल की स्वच्छता सुनिश्चित करना, गंगा नदी जल की स्वच्छता सुनिश्चित करना, और बी, हाई ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या ऑप्शन डी, नदी जल कटाव को रोकना। बताइए प्रोजेक्ट गंगा का क्या उद्देश्य है, जो कि मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरंभ किया है। एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि प्रोजेक्ट गंगा का क्या उद्देश्य है। साथियों, प्रोजेक्ट गंगा जो आरंभ किया गया है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को प्रदान करना। इसका ये उद्देश्य यही है कि प्रोजेक्ट गंगा जो प्रारंभ किया गया है, ग्रामीण जो घर हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर जो इंटरनेट की सुविधा है, उसकी कनेक्टिविटी जो है प्रत्येक घर में अच्छे से प्रदान हो, ये इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा प्रारंभ किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट गंगा प्रारंभ कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। ये प्रश्न भी आपका यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ही चर्चित रहा है इस वर्ष। आप इसे लगातार इसके संबंध में जो चीज़ें हैं वो ध्यान में आती रही हैं, खबरों में देखी रहती है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और कई ऐसे फैक्ट हैं इसके संबंध में, गंगा एक्सप्रेसवे में के संबंध में, जहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए इस प्रश्न के सहारे हम उन सभी फैक्टों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ेगा। किन दो शहरों को जोड़ रहा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लखनऊ और बलिया, आगरा और गाजीपुर, नोएडा और गोरखपुर, ऑप्शन डी है आपका मेरठ और प्रयागराज। तो इतनी ज़्यादा खबरों में रहने के बाद इस प्रश्न को गलत करने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण रोड है, जो एक्सप्रेसवे है जो बन रहा है। यह लगभग 594 किलोमीटर का है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 594 किलोमीटर का है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच एक कनेक्शन प्रदान करेगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये लगभग, इसका जो निर्माण हो रहा है 6 लेन में हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक जो करने की संभावना इसकी हो सकती है। मतलब इसमें विस्तार योग्य है ये 6 लेन तो बन ही रहा है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन भी कर दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज के बीच कनेक्शन प्रदान करेगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कंटिन्यू रूप से चर्चा में था, उसे आप अगर देखें तो शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का एक इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा इस रोड पर प्रदान किया गया है। कहाँ पर, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक है, इसमें शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा की जो क्षमता है वो यहाँ पर इस रोड पर प्रदान की गई है। जो क्या करता है, जो कि जो सैन्य विमान है उन्हें आपातकालीन स्थिति में अगर और उनके लिए रनवे प्रदान करेगा, सैन्य विमानों के लिए रनवे प्रदान करेगा। कहाँ पर, शाहजहांपुर में। कितने किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर का। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला, ये मेरठ से प्रयागराज के बीच जुड़ेगा। ये 594 किलोमीटर का है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। शाहजहांपुर में इसमें 3.5 किलोमीटर का इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा भी उपलब्ध है, जो सैन्य विमानों के लिए रनवे प्रदान करेगा। साथ ही ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, अगर इसकी बात करें तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजर रहा है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या 7 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8, पश्चिम एशिया संकट के संबंध में लगातार न्यूज में चीजें बनी हुई हैं,
खबरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है पश्चिमी एशिया से, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, ईरान, इज़राइल का लोकेशन हो, आस-पास के दोस देश हों, खाड़ी देश हों, खाड़ी देश पर भी आक्रमण किया गया, उसके जो तेल क्षेत्र हैं, गैस क्षेत्र हैं, तो उन संबंध में जो चीज़ें जो भी चीज़ें खबर में रही हैं, चर्चा में, न्यूज़ में रही हैं, उन्हें आप मैप संबंधित जो प्रश्न होंगे वहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 वही जैसे है कि डियागो गार्सिया में स्थित ब्रिटेन अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा चर्चा में रहा। डियागो गार्सिया किस द्वीप समूह का हिस्सा है, ये आपको बताना है। डियागो गार्सिया क्या है? ये ब्रिटेन और अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा है। ये हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस द्वीप समूह का हिस्सा है, ये आपको बताना है। हिंद महासागर में ये द्वीप समूह है, आपको हम बता दे रहे हैं। हिंद महासागर में ये द्वीप समूह है। डियागो गार्सिया इसका नाम, उसका एक समूह का छोटा सा द्वीप है डियागो गार्सिया, जो कि ब्रिटेन अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा है। ये चर्चा में रहा। तो ये किस द्वीप समूह का, डियागो गार्सिया किस द्वीप समूह का हिस्सा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चागोस द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन सी मालदीव द्वीप समूह, ऑप्शन डी कोमोरो द्वीप समूह। तो बताइए डियागो गार्सिया किस द्वीप समूह का हिस्सा है। तो साथियों, इस संबंध में जब ये न्यूज़ में था तो इस पर हमने चर्चा करते हुए एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, जो कि आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफिसर ऑफिशियल पर उपलब्ध है। उसका हम जो लिंक है वो हम कमेंट में दे देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं कि ईरान ने ब्रिटेन और अमेरिका का के इस सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमला किया हुआ था, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र को युद्ध में शामिल करने जैसा घटना थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। चागोस द्वीप समूह का एक द्वीप है डियागो गार्सिया, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा है। तो आप चागोस द्वीप समूह का नाम ध्यान में रखेंगे, इसी द्वीप समूह का यह हिस्सा है। और ये क्या है? ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है। ईरान ने इस पर हमला किया हुआ था। तो जो और संबंधित फैक्ट हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको कमेंट में दे देंगे, तो आप उसे जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। लिटानी नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो पश्चिम एशिया संकट के दौरान जो भी चीज़ें वहाँ से खबरों में या न्यूज़ में आती हैं, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है मैपिंग की। तो नदी हो, कोई ज्वालामुखी हो, कोई तेल या गैस का क्षेत्र हो, कोई हवाई अड्डा हो, संबंधित देश और पड़ोसी देश हों, यहाँ से मैपिंग के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो लिटानी नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मिस्र, लेबनान, इजराइल, ईरान। बताइए साथियों, जो लिटानी नदी है वो लेबनान से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो लेबनान में लिटानी नदी, ल से लिटानी नदी, ल से लेबनान, आपको याद रखने के लिए, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, कि साउथ पार्स गैस क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी। साथियों, साउथ पास गैस क्षेत्र प्राकृतिक गैस भंडार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस है उसका भंडार पाया जाता है। ये एक विशाल क्षेत्र है जो कि ईरान और कतर का साझा क्षेत्र है, अर्थात ईरान और कतर दोनों का इस क्षेत्र पर स्वामित्व पाया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो फारसी खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र ईरान और कतर, ये दोनों का यह क्या कहते हैं स्वामित्व में आता है। ये प्राकृतिक गैस भंडार का बहुत बड़ा क्षेत्र है और पश्चिम एशिया संकट के दौरान यह चर्चा में देखा गया। आगे बढ़ते हैं हम, और साउथ पार्स गैस क्षेत्र के संबंध अगर हम और कुछ चर्चा करें तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि यह फारसी खाड़ी में स्थित है। ईरान और कतर दोनों का स्वामित्व से पाया जाता है। जो ईरान का क्षेत्र है उसे हम साउथ पार्स कहते हैं और जो कतर का क्षेत्र है उसे हम नॉर्थ डोम कहते हैं। नॉर्थ डोम कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जो कतर का क्षेत्र है उसे नॉर्थ डोम कहा जाता है और ईरान का जो क्षेत्र है उसे साउथ पार्स गैस क्षेत्र कहा जाता है। ईरान का जो हिस्सा है इसे मैक्सिमम है, इसलिए उसी के नाम से यह जाना जाता है साउथ पास गैस क्षेत्र के संबंध में, और ये फारसी खाड़ी में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम।
और हम प्रश्न संख्या 11 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है? पश्चिम एशिया संकट से संबंधित प्रश्न ये भी है कि जो जैसे कि हमने बात किया कि जो गैस क्षेत्र है, जो हवाई अड्डा है, इस तरह से जैसे कुछ नया मिसाइल, कोई नई तकनीकी का चर्चा में आती है, तो उससे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है, ये आपको बताना है। तो इजराइल, अमेरिका, ईरान, रूस, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है शाहेद ड्रोन, ये आपको बताना है। तो साथियों, जो शाहेद ड्रोन है, इसका जो विकास किया गया है वो ईरान द्वारा किया गया है। यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। तो युद्ध में ईरान द्वारा इस ड्रोन का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। अरब के जो खाड़ी क्षेत्र हैं, जो खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं, उनके गैस क्षेत्रों पर हमला करने के लिए ईरान ने व्यापक रूप से शाहेद ड्रोन का प्रयोग किया था। यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। ईरान द्वारा इसका विकास किया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नाम ध्यान में रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा शाहेद ड्रोन क्या है, अगर ये बताया जाए तो ये मानव रहित हवाई वाहन है, ईरान द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रश्न 12 के बाद आते हैं हम प्रश्न 13 पर। प्रश्न 13, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, किस देश का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है? किस देश का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है? इसका उपनाम डांसिंग मिसाइल भी इसे कहा जाता है। क्या नाम है इसका? सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। इसे आप ध्यान में रखें। और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि किस देश का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है। आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इजराइल और ईरान। तो साथियों, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, ये किस देश का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो इसे ईरान द्वारा विकसित किया गया है। ये ईरान का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है। इसका ईरान का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और यह जो सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है। ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है, अगर इसकी बात करें तो इसे डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है कि यह परवलयाकार मार्ग पर चलती है और साथ ही में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के अंतिम दौर में यह अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। लक्ष्य पर पहुंचने के अंतिम दौर में यह अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, इसलिए इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है। लक्ष्य पर पहुंचने के अंतिम समय में यह अपना मार्ग बदल सकती है। साथ ही यह ईरान का सबसे उन्नत घातक मिसाइल है और इसका पश्चिम एशिया संकट युद्ध के दौरान ईरान ने व्यापक रूप से प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 स्टेटमेंट का प्रश्न है। आप पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न का जवाब देंगे। आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। एक एक स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 में स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के संदर्भ में होर्मुज जल मध्य चर्चा में रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। होर्मुज जल मध्य चर्चा में रहा है, लेकिन यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो आप चाहते हैं यहाँ से बने? कि नॉर्मल प्रश्न कि होर्मुज जल मध्य किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है, ये प्रश्न अब नहीं बनेगा। यहाँ से अब और नए प्रश्न बनने की संभावना होगी। आइए देखते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न को प्रैक्टिस करने का प्रयास हम करेंगे। तो स्टेटमेंट का प्रश्न होर्मुज जल मध्य से पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि होर्मुज जल मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुवैत, कतर, बहरीन, इराक तथा संयुक्त अरब अमीरात के तेल एवं गैस निर्यात का बड़ा भाग इसी मार्ग से होकर गुजरता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तीनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। केवल 1, 2 और 3, या ऑप्शन बी 2 और 3, या ऑप्शन सी केवल 1, या ऑप्शन डी केवल 1 और 2। तो साथियों, प्रश्न संख्या 14 का जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। होर्मुज जल मध्य जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है। कुवैत, कतर, बहरीन, इराक तथा संयुक्त अरब अमीरात का
जो तेल और गैस का निर्यात है उसका बड़ा भाग इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए वैश्विक तेल निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चर्चा में बना हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ के सही, इसमें इस प्रश्न के सही हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए स्टेट ऑफ होर्मुज है कहाँ पर, आप लोकेशन अगर उसकी देख लें तो साथियों ये है इस आपका स्टेट ऑफ होर्मुज, इसे स्टेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान और जो फारसी खाड़ी है पर्सियन गल्फ को आपस में जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई, ये कतर है यहाँ पे, आप उसे देखें। ये उसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। जो साझा देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं उसको आप ध्यान में रखें। स्टेट ऑफ होर्मुज से एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ कतर है। यहीं पे कहीं आपका जो साउथ फार्स गैस क्षेत्र की चर्चा किए थे वो यहीं पे कहीं पे है। इस लोकेशन को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान और आगे इराक, इन सभी जो देश हैं इनका जो तेल और गैस है उसका निर्यात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो वैश्विक तेल गैस निर्यात का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, और इसी पर ईरान ने, इसी युद्ध के दौरान ईरान ने इसको बंद कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वैश्विक जो तेल दाम थे वो बहुत तेजी से बढ़ गए थे और ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज को। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। पश्चिम एशिया संकट के दौरान न केवल स्टेट ऑफ होर्मुज चर्चा में है, तो साथ ही और जो संबंधित क्षेत्र हैं वो भी चर्चा में है, जिसे आप ध्यान में रखें। तो वहां से आप प्रश्न आप देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल डमरू मध्य जोड़ता है, जल डमरू मध्य का नाम दिया गया है और किन निकायों को आपस में जोड़ता है उस संबंध में बात यहाँ पर की गई है। तो पहला है होर्मुज जो कि फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरा है बाब अल मंडेब जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तीसरा है मलक्का जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो साथियों होर्मुज के संबंध में हम बात करें तो होर्मुज को भी हमने देखा कि ये फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदेब ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा मलक्का जल संधि जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ होर्मुज आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही बाब अल मंदेब जो है, जैसे यहाँ पर जो फारस की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है यहाँ पे बाब अल मंदेब आपका है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जो कि लाल सागर यहाँ पर रेड सी है और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ये लोकेशन अफ्रीका और जो खाड़ी देश है अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है उनके बीच में ये बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो है वहाँ पे, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। वहीं अगर हम हिंद महासागर मलक्का जल संधि की बात करें, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, सुंडा जल संधि है वहाँ पर और मलक्का जल संधि है, तो उसकी लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से जो चर्चा में रहने वाले स्टेट है उन पर आधारित प्रश्न यही पश्चिम एशिया संकट के संबंधित प्रश्न ही थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास लगभग यही करते हैं, 15 प्रश्न आज करते हैं और इसके बाद हम कल कंटिन्यू रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों के अभ्यास के क्रम में कंटिन्यू रूप से हम यूट्यूब सेशन पर क्लास करते रहेंगे और प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। तो आप जरूरी है आप इसे पार्टिसिपेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास सेशन के संबंध में आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में हमारे पास चुनौतियां रहती हैं। तो जो भी सुझाव हो आपका बिल्कुल बताइए सुधार करने के लिए, प्रश्नों के क्रम में, ऑप्शन के क्रम में, आंसर के क्रम में, आंसर के एक्सप्लेनेशन के क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी लोगों का। जय हिंद।